नमस्कार दोस्तों। सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज में। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है और उसमें मैंने बेसिकली फ्लोटिंग हेड, फिक्स हेड एंड यूट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर के बारे में बात किया था। साथ में हमने ट्रायंगुलर पिच, स्क्वायर पिच और रोटेटेड स्क्वायर पिच के बारे में भी बात किया था। हर एक टाइप का हीट एक्सचेंजर्स का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में भी बात किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स के अदर कंपोनेंट्स लाइक बैफल्स और इसके अलावा टाई रॉड्स और सील स्ट्रिप्स, ये सब के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ पासेस कैसे डिसाइड होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। और फाइनली फ्लूइड एलोकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन सा फ्लूइड को ट्यूब साइड में रखेंगे, कौन सा फ्लूइड को सेल साइड में रखेंगे। ये इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करते हैं। तो पहले बैफल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो बैफल्स है ना, यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं, ये बैफल्स है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। और बैफल्स जो है ना, बेसिकली बैफल्स का जो पर्पस होता है, एक तो ये ट्यूब्स को सपोर्ट करता है, ये तो पहला पर्पस है ही। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका पर्पस है, ये हाई क्रॉस फ्लो वेलोसिटी को प्रमोट करता है। ये क्यों रिक्वायर्ड है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हाई क्रॉस फ्लो वेलोसिटी क्यों चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक चीज़ तो आपको पता होगा कि लैमिनार फ्लो हो तो वहाँ फ्लूइड का हीट ट्रांसफर अच्छा नहीं होता है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड का हीट ट्रांसफर अच्छा होगा। जैसे समझाने के लिए कि लैमिनार फ्लो में फ्लूइड का हीट ट्रांसफर अच्छा नहीं होता है क्यों, और टर्बुलेंट में अच्छा होता है क्यों। एक फ्लूइड का फ्लो इनसाइड द पाइप देखते हैं। इनसाइड द पाइप फ्लूइड का फ्लो एक में लैमिनार और एक में टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट में जो प्रोफाइल बन के आता है ना, वो ऑलमोस्ट फ्लैट बन के आता है, जबकि लैमिनार में एक इस तरह का प्रोफाइल आता है। तो वाल के पास फ्लूइड का वेलोसिटी जीरो हो जाता है, और फिर वाल के पास फ्लूइड का वेलोसिटी जीरो हो जाने की वजह से ना, ये और ये एक्सियल मिक्सिंग भी नहीं होता है। इसके वजह से ना हीट का ट्रांसफर जो है इस वाल से इस फ्लूइड के बीच में क्रॉस सेक्शनल व्यू, वो कंडक्शन के थ्रू ही होता है। इस डायरेक्शन में तो फ्लूइड का वेलोसिटी है, इसलिए कन्वेक्शन के भी थ्रू हो सकता था, बट वाल के थ्रू जो हीट ट्रांसफर लैमिनार फ्लो में बस कंडक्शन के थ्रू हो पाता है। जबकि टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड का मिक्सिंग हो रहा है, इधर के मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, इधर के मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर अच्छा हो जाता है। तो लैमिनार फ्लो में अच्छा नहीं होता है, टर्बुलेंट फ्लो में अच्छा होता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और इसलिए आपने देखा होगा जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का जो एक्सप्रेशन होता है, वो रेनॉल्ड्स नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। हायर रेनॉल्ड्स नंबर, हायर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ये तो ट्यूब के अंदर की बात की। ट्यूब के बाहर भी है, अगर आप देखो, ट्यूब के बाहर भी अगर आप जितना टर्बुलेंस क्रिएट कर पाओगे ना, जितना ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा हीट ट्रांसफर होगा। और उसका रीज़न क्या है कि अगर कोई ट्यूब है और उसके ऊपर अगर आप वर्टिकल फ्लो, मतलब मान लीजिए ट्यूब है, जैसे ये ट्यूब है और ऊपर से आप फ्लो कर रहे हो एकदम परपेंडिकुलर फ्लो, या फिर इस ऐसे कर रहे हो साइड से परपेंडिकुलर फ्लो, तो जो फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है ना, उसके अप डाउन साइड में एक वॉर्टेक्स क्रिएट हो जाता है, और इससे बहुत अच्छा मिक्सिंग होता है। ये मिक्सिंग के कारण हीट का ट्रांसफर अच्छा होता है, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये जो बैफल्स है ना, ये बैफल्स जो है ना, ये क्रॉस फ्लो वेलोसिटी को प्रमोट करता है। क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी को प्रमोट करता है, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आपका टर्बुलेंस क्रिएट होगा, वॉर्टेक्स शेडिंग होगा, और उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। जैसे मान लो कोई भी बैफल नहीं रहता है, तो फ्लूइड को ऐसे के ऐसे आ जाना था परपेंडिकुलरली, इस पूरे ये एरिया को तो ठीक से कवर ही नहीं करता। ये परपेंडिकुलरली पूरा ना आके क्रॉस फ्लो उतना अच्छा से नहीं होता। तो एक तो ये, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा और जितना ज़्यादा क्रॉस फ्लो होगा, उतना ज़्यादा वॉर्टेक्स शेडिंग होगा, उतना ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा। तो ये ये क्रॉस फ्लो वेलोसिटी जो है, इसको बढ़ाने और घटाने के लिए हम लोग के पास क्या उपाय है। एक तो ये उपाय है कि ये दो बैफल के बीच का जो स्पेस है, वो स्पेस अगर हम कम कर दें, मान लीजिए कि और भी इधर बैफल दे दे और भी बैफल दे दे, तो क्या होगा कि जो एरिया अवेलेबल फॉर फ्लो होगा, वो आपका जो है वो कम हो जाएगा, और इसलिए वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और इसलिए टर्बुलेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। एक तो ये बैफल स्पेस का बात हो गया, ठीक है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना। जैसे कि ये बैफल और ये बैफल के बीच का स्पेस, एक तो ये हो गया। तो बैफल स्पेस जो है ना, वो एरिया अवेलेबल फॉर हीट ट्रांसफर चेंज कर देगा। दूसरा है बैफल कट। अब बैफल कट मतलब आप समझना कि यहाँ पे जैसे ये बैफल है और यहाँ पे ये कट हो गया, तो ये कट हो गया, तो ये पूरा लेंथ है, माने क्रॉस सेक्शनल लेंथ आप समझ लो। तो अगर एक्चुअल में एरिया जो अवेलेबल है ये क्रॉस सेक्शनल है लेंथ प्लस दिस विड्थ, ये एरिया फ्लूइड के लिए अवेलेबल है। तो क्रॉस सेक्शनल लेंथ जितना कम होते जाएगा ना, मतलब मान लो ये बैफल कट यहाँ तक ना होकर यहाँ तक ये बैफल होता है और फिर कट होता है, तो क्रॉस सेक्शनल लेंथ और भी कम हो जाता है। इसको शायद एक क्रॉस सेक्शनल व्यू पे अभी देखो, ये जो
ये जो बैफल है ना, वर्टिकल बैफल, मान लीजिए यही वर्टिकल बैफल का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है, तो ये वर्टिकल बैफल है। अब देखिए यहाँ पे कट है, तो ये जो एरिया है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ प्लस एक बैफल और दूसरे बैफल के बीच का जो डिस्टेंस, वो होगा एरिया अवेलेबल फॉर सेल साइड फ्लो। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बैफल है और सेल साइड का फ्लूइड जो है ये पूरा ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्रॉस करके जा रहा है दूसरे साइड में। ठीक है, दूसरे साइड में क्रॉस करके जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ये अगर बैफल कटिंग यहाँ पर ना होके मान लीजिए यहाँ तक होता, सपोज कीजिए यहाँ तक होता, तब तो फिर एरिया अवेलेबल फॉर जो सेल साइड का फ्लूइड को मूव करने के लिए और भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सेल साइड का जो फ्लूइड है, मान लीजिए कि ये ऊपर से आ रहा है सेल साइड का फ्लूइड, और वो उसके अल्टीमेटली इधर से दूसरे साइड में जाना है। आप समझ पा रहे हैं ना, क्या ऊपर एक बैफल और दूसरे बैफल के बीच का स्पेस से ऊपर से आ रहा है और फिर दूसरे साइड में मूव करना है, तो वो एरिया और भी कम हो जाएगा क्योंकि ये लेंथ कम हो गया। तो एक बैफल स्पेसिंग और दूसरा ये जो है ना, ये जो लेंथ है ना, ये बैफल कट डिसाइड करते हैं, मतलब कहाँ से बैफल को काटे हैं। तो जितना बैफल कट कम होगा उतना कम एरिया, जितना बैफल स्पेसिंग कम होगा उतना कम एरिया। तो जितना ये कम एरिया अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा फ्लो होगा, उतना ज़्यादा फ्लो होगा तो उतना ज़्यादा वॉर्टेक्स शेडिंग होगा, और उतना ज़्यादा वॉर्टेक्स शेडिंग होगा तो उतना अच्छा हीट ट्रांसफर होगा। तो अगर ऐसी बात है तो फिर बैफल स्पेसिंग बहुत कम कर दो, बैफल कट बहुत कम कर दो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक्चुअली क्या होगा, जितना ज़्यादा आप एरिया कम देंगे ना फ्लूइड को फ्लो करने के लिए, उतना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होने से क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा होगा कि फ्लूइड जो है वो, मान लो कि ये जो फ्लूइड है ना वो इधर से जा रहा है, मान लीजिए कि इधर से जा रहा है, तो अल्टीमेटली उसको क्या है, पूरा का पूरा ये एरिया कवर करते हुए इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, वो पूरा का पूरा अंदर वाला एरिया कवर करते हुए जाना चाहिए। लेकिन अगर इधर आने जाने का रास्ता इतना जाम है, इतना प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, फ्लूइड पार्टिकल ऐसा हो सकता है कि पूरा मतलब ऊपर से, मान लो ये हीट एक्सचेंजर ना ऊपर से एंट्री हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि ये अंदर ट्यूब के अंदर ना जाके पूरा पेरिफेरी साइड से ही बाहर होकर के नीचे चला जाए, यानी बाईपास हो जाए। इसका रीजन क्या है ना कि देखो, ये जो ट्यूब्स बंडल होता है और सेल के बीच में एक डिस्टेंस होता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखो ना, ट्यूब बंडल और सेल के बीच में डिस्टेंस होता है, होगा। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि फ्लूइड पूरा का पूरा पार होकर के सीधा नीचे आ जाए, बाहर ही बाहर, ट्यूब के अंदर घुसे ही नहीं, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत आ सकता है, अगर बहुत ज़्यादा आप प्रेशर ड्रॉप करोगे तो बाईपास हो सकता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, ये दोनों के बीच में एक स्पेस है। दूसरा एक और होता है कि इसका जो, जहाँ पे फ्लूइड जो सेल साइड में घुसता है वहाँ पे एक इम्पिंजमेंट प्लेट लगा देते हैं। अब इम्पिंजमेंट प्लेट लगाने के लिए ऊपर बहुत सारे ट्यूब खाली करना पड़ता है, तो इसलिए भी ट्यूब और बंडल और सेल के बीच में जगह होता है। तो ट्यूब बंडल और सेल के बीच में जगह होगा ना, तो ये जो है ये पार करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको समराइज अगर यहाँ पे किया जाएगा कि अगर बैफल स्पेस कम करेंगे तो क्रॉस फ्लो वेलोसिटी तो बढ़िया होगा, हीट ट्रांसफर तो बढ़िया होगा, लेकिन सेल साइड प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा। जैसे बैफल स्पेस के केस में, वैसे ही बैफल कट, अगर बैफल कट कम करेंगे तो क्रॉस फ्लो वेलोसिटी बढ़िया हो जाएगा, हीट ट्रांसफर तो बढ़िया हो जाएगा, बट प्रेशर ड्रॉप भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका कोई एक सॉल्यूशन, अगर मान लो कि हमको क्रॉस फ्लो वेलोसिटी बढ़ाना ही है और प्रेशर ड्रॉप थोड़ा बढ़े, लेकिन हमारा बाईपास ना हो जाए, क्योंकि बाईपास होगा तब तो हीट ट्रांसफर बहुत ही कम हो जाएगा। तो वो बाईपास ना हो, इसके लिए ना से ट्यूब बंडल के ऊपर एक सील स्ट्रिप दिया गया रहता है। अब सील स्ट्रिप इस तरह दिया गया रहता है कि जो ट्यूब बंडल और सेल के बीच का जो गैप है वो भर दे। तो अगर वो गैप भर देगा तो फ्लूइड पार्टिकल्स को मतलब सेल साइड के फ्लूइड को बाध्य होकर के नीचे ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, एक सील स्ट्रिप पूरा का पूरा अंत तक है, दूसरा यहाँ से है, क्योंकि अगर ये भी यहाँ तक हो जाता तो ये इम्पिंजमेंट प्लेट के बीच में ही फंस जाता, फ्लूइड नीचे कैसे जाता। तो ये यहाँ तक है, तो अल्टीमेटली क्या है, फ्लूइड को यहाँ से अंदर ही घुसना पड़ेगा, इधर से चारों तरफ पार नहीं हो पाएगा। तो ये जो है ना, इसको सील स्ट्रिप बोलते हैं। देखिए एक्चुअल भी देखिए, ये सील स्ट्रिप है। तो क्या है, अगर ऊपर से आ रहा है ना फ्लूइड, तो पार नहीं हो सकता दोनों साइड में, क्योंकि यहाँ पे अब इसको रास्ता नीचे से ही अंदर ही घुसना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये इसके लिए, ये बाईपास ना हो इसके लिए सील स्ट्रिप दिए रहते हैं। एक और चीज़ होता है जिसको टाई रॉड बोलते हैं। टाई रॉड को सील स्ट्रिप से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाई रॉड जो होता है वो बैफल्स को एक जगह पे फिक्स करने के लिए होता है, ताकि बैफल आगे पीछे ना मूव हो। तो देखिए ये एक टाई रॉड है, ठीक है, यहाँ पे ये टाई रॉड है जो बैफल्स, और यहाँ पे एक नट से कसा रहता है, ठीक है। तो ये टाई रॉड है।
तो आशा करता हूँ बैफल्स का मतलब समझ में आ गया। अब बैफल्स में एक और टर्म होता है बैफल कट, कई बार होता है हॉरिजेंटल बैफल और वर्टिकल बैफल। तो अगर ये दो बैफल्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा हॉरिजेंटल बैफल है और कौन सा वर्टिकल बैफल है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, तो हॉरिजेंटल बैफल और वर्टिकल बैफल ना बेसिकली वो कट से डिसाइड होता है कि उसका कटिंग कहाँ पे है। जैसे ये बैफल है ना, यह देखने में तो लग रहा है कि ये खड़ा किया हुआ है, वर्टिकल है, लेकिन एक्चुअली में इसका कट है वो हॉरिजेंटल है। ये कट है, ये हॉरिजेंटल है, इसलिए हॉरिजेंटल बैफल कहलाता है। अब इसमें फ्लूइड का फ्लो जो है ना ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे ऐसे, जबकि वर्टिकल बैफल में फ्लूइड का फ्लो साइड से होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये कट जो है ना वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल बैफल है। अब फायदा नुकसान क्या क्या बात है कि अगर मान लो कोई ऐसा है जिसमें स्लज बन जाता है, ऐसा फ्लूइड है, तो उस केस में यहाँ पे जो नीचे वाला जो बैफल है ना, वहाँ पे ये स्लज जो है वो स्लज यहाँ पे जमा हो सकता है, यहाँ पे स्लज जमा हो सकता है, ये दिक्कत है। जबकि वर्टिकल बैफल में नहीं है। वर्टिकल बैफल में यहाँ पे जाना होगा, आगे से फ्लो करा के फिर आगे मूव हो जाएगा। तो जनरली वर्टिकल बैफल प्रेफर करते हैं। हालांकि अलग अलग कंडीशंस में जहाँ पे स्लज नहीं बनता है वहाँ पे हॉरिजेंटल बैफल्स भी हो सकता है, बट प्रेफरेबली वर्टिकल बैफल लोग प्रेफर करते हैं। तो ये रहा बैफल्स के बारे में। अब हम लोग फाउलिंग के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं अब नंबर ऑफ पासेस के बारे में, कि नंबर ऑफ पासेस कैसे डिसाइड होता है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। उसको पासेस डिसाइड करने के पहले हम लोग फाउलिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि ट्यूब बंडल का क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और ट्यूब बंडल का क्लीनिंग का जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि ट्यूब फाउल हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे डॉट पार्टिकल्स और कोक और ये सब कचरा जाके बैठ जाता है। तो अब वो बैठता क्यों है, वो फाउलिंग होता क्यों है? तो फाउलिंग होता है, उसका रीजन क्या है? एक तो लो वेलोसिटी होने की वजह से अगर उसमें कुछ ऐसा है जो डिपॉजिट होने वाला पार्टिकल्स है, वो जल्दी आसानी से डिपॉजिट हो जाता है। तो एक लो वेलोसिटी की वजह से फाउलिंग होता है। दूसरा है हाई टेम्परेचर के कारण ज़्यादा कोक बनता है, ऐसे फाउलिंग मटेरियल ज़्यादा बनता है, इसलिए फाउलिंग ज़्यादा होता है। और तीसरा है अगर फ्लूइड में डर्ट है, सॉल्ट्स है, कोरोजन प्रोडक्ट है या कैटलिस्ट है, जैसे एफसीसी का कैटलिस्ट है, उसका बैठने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से फाउलिंग होता है। अब फाउलिंग के कारण नुकसान का कैसे होता है वो समझिए। अगर मान लीजिए कि ये एक सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। अब देखने में अगर मान लीजिए कि ये हीट एक्सचेंजर ना काफ़ी सिमेट्रिक है, सारे ट्यूब्स तो एक तरह से सिमेट्रिक ही हैं, लेकिन होता क्या है कि जब ये एक्सचेंजर को लाइन में लिया जाता है ना, तो किसी किसी एक्सचेंजर में ना फ्लूइड पार्टिकल्स का मतलब मूवमेंट वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है और किसी किसी में कम हो जाता है। प्रेफरेंशियली ये स्टार्टिंग से ही होता है, ठीक है। तो जिसमें अगर कम होगा उसमें फाउलिंग होने के चांस कम ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फाउलिंग ज़्यादा आसानी से डिपॉजिट हो सकता है। तो अगर फाउलिंग होने के चांस अगर ज़्यादा हो गया इसमें, तो क्या होगा? ये थोड़ा फाउल होगा, तो ऑब्वियसली फाउल होगा तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट तो इस साइड में क्यू जो है वो कांस्टेंट ही है, तो इधर अगर फाउल होगा तो दूसरे साइड का जो ट्यूब है उसमें वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब इसमें वेलोसिटी बढ़ा तो इसका वेलोसिटी, इसमें फाउलिंग की वजह से पहले से ही थोड़ा कम फ्लो आ रहा था, फाउलिंग की वजह से और कम फ्लो आएगा, और कम फ्लो होने के कारण और ज़्यादा इसमें डिपॉजिट होने का चांस एक। और दूसरा, फ्लो कम होने के कारण इसमें हीट ट्रांसफर अच्छा नहीं होगा, तो हीट ट्रांसफर अच्छा नहीं होगा तो इसकी वजह से ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा। समझ रहे ना? मतलब एक फ्लूइड है वो वो उसको रेजिडेंस टाइम ज़्यादा मिलने से, वो अगर मान लो फ्लूइड को गर्म ही कर रहे हैं, कोल्ड फ्लूइड है उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसमें रेजिडेंस टाइम ज़्यादा होने के कारण से क्या होगा? रेजिडेंस टाइम ज़्यादा होने के कारण से वो फ्लूइड जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब ज़्यादा गर्म होने के कारण उसमें फाउलिंग टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। फाउलिंग टेंडेंसी और बढ़ेगी तो और ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो दूसरे साइड में फ्लो और बढ़ेगा, इस साइड में फ्लो और कम हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि सीरीज सीक्वेंस में फंस जाएगा, इस तरह से फंसेगा कि अल्टीमेटली ये ट्यूब पूरी तरह से जाम हो जाएगा और दूसरे ट्यूब में फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि उसमें फिर फाउलिंग नहीं होगा। तो ये क्या होगा कि इस वजह से ये जाम हो गया है, तो ये अंदर का, इसमें मानो कि फ्लूइड का फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो फ्लो नहीं हो रहा है तो इसके अंदर का जो तेल है ना, वो पूरी से तरह से बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। मान लो कि इधर 200 डिग्री है तो इधर 250 डिग्री हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से क्या होगा ना कि ये ट्यूब ज़्यादा इलोंगेट होना चाहेगा, और कोल्ड ट्यूब जो है वो रिलेटिवली कोल्ड ट्यूब वो तो इलोंगेट होगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ट्यूब बंडल का जो ये हॉट ट्यूब है ना वो टेढ़ा हो जाएगा। तो ये फाउलिंग का एक दिक्कत आता है। फाउलिंग जो है
फाउलिंग की वजह से डिफरेंशियल रेट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है और जिसकी वजह से ट्यूब जो है वो टेढ़ा हो सकता है। एक दूसरा, हम लोग लास्ट टाइम में भी थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात किए थे, लेकिन हम ट्यूब बंडल और सेल के बीच का डिफरेंशियल रेट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमने दो ट्यूब बंडल के ही दो ट्यूब्स के बीच में थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात की और उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। आप थर्मल एक्सपेंशन के लिए आप कुछ भी अलाउंस नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो दो ट्यूब सीट के बीच में फंसे हुए दो ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। तो अब इससे बचने के लिए क्या उपाय है? एक तो आप क्लीन करा दोगे, चलो ठीक है, लेकिन अगर ट्यूब ही टेढ़ा हो जा रहा है तब तो वो ज़्यादा दिक्कत है ना। तो और क्लीन भी करा दोगे तब जब तक आपका शट डाउन नहीं होगा तो क्लीन भी तो नहीं करा सकते हो ना। तो फाउलिंग से बचने का क्या उपाय है? तो फाउलिंग से बचने का तो एक तो सबसे अच्छा यही उपाय है कि आप वेलोसिटी बढ़ा दो। वेलोसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि उसका टेम्परेचर भी बहुत नहीं बढ़ेगा और हाई वेलोसिटी में टर्बुलेंस ज़्यादा क्रिएट होगा। टर्बुलेंस ज़्यादा क्रिएट होने के कारण से डिपॉजिट होने का भी चांस नहीं रहेगा। तो अगर फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ाना है तो उसके लिए क्या उपाय है? ऑब्वियसली जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमारा डिजाइन है वो तो सेम ही रहेगा। तो अगर वेलोसिटी बढ़ाना है तो एरिया घटा सकते हैं, एरिया अवेलेबल फॉर फ्लो घटा सकते हैं। और एरिया अवेलेबल फॉर फ्लो घटाने के लिए क्या है कि ये जो इतना एरिया अवेलेबल है इस पूरे फ्लूइड को जाने के लिए, उसको अगर हम आधा कर दें जैसे ऐसे, तो फ्लूइड जो है ना उसको जो अब एरिया बस यहाँ पे समझो कि दो ही ट्यूब, 8 ही ट्यूब था तो दो ही ट्यूब अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो फाउलिंग टेंडेंसी घट जाएगा। बहुत बढ़िया बात, फाउलिंग टेंडेंसी भी घट जाएगा और वेलोसिटी बढ़ने से रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ने से हीट ट्रांसफर भी बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली हमने अभी जस्ट बात किया कि रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ने से टर्बुलेंस बढ़ता है तो उसकी वजह से भी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ के हीट ट्रांसफर भी बढ़िया हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो नंबर ऑफ पास बढ़ाने में फ़ायदा क्या है। और ये पासेज जब भी मैं बोल रहा हूँ ना नंबर ऑफ पास, वो इसका मतलब ये है कि फ्लूइड कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पे एक बार एक पास हो गया, दो पास हो गया, ठीक है, फिर इधर आया 3 पास हो गया, फिर इधर आया 4 पास हो गया, 4 पास हो गया, 2 पास से ये 4 पास हो गया। फ्लूइड को 4 बार डायरेक्शन चेंज करना मतलब ये 4 पासेज हो गया। तो जितना ज़्यादा पासेज होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अच्छा होगा, उतना अच्छा हीट ट्रांसफर होगा और फाउलिंग की टेंडेंसी भी बढ़िया कम हो जाएगी। बढ़िया बात है, नंबर ऑफ पासेज बढ़ाते जाओ। नुकसान क्या है? नुकसान है क्योंकि जितना ज़्यादा आप पास बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका प्रेशर ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो प्रेशर ड्रॉप होता है ना डेल्टा पी, वो होता है, वो क्या होता है, एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी डी। अगर एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी डी, ये हाइगन पैरेलल इक्वेशन भी है और ये भी एक इक्वेशन है। तो अब इस इक्वेशन के हिसाब से क्या है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा पी बढ़ेगा। दूसरा, लेंथ भी बढ़ गया क्योंकि पहले जो फ्लो हो रहा था वो एक बार और दो बार, दो ही बार पार करना पड़ रहा था, अभी 1 2 3 4 4 ट्यूब लेंथ को पार करना पड़ रहा है, तो लेंथ भी बढ़ गया। तो वेलोसिटी अगर मान लो कि 2 टाइम्स बढ़ा तो जो प्रेशर ड्रॉप है ना वो 8 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर 4 टाइम्स इंटू लेंथ भी 2 टाइम्स बढ़ गया, तो 8 टाइम्स डेल्टा पी बढ़ जाएगा। तो एक तो ये, और तीसरा है कि वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ट्यूब में भी इरोजन हो सकता है। तो इस तरह से नंबर ऑफ पासेस बढ़ाने से फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा है फाउलिंग कम होगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अच्छा होगा। डिसएडवांटेज क्या है? हाई प्रेशर ड्रॉप होगा और ट्यूब में इरोजन हो सकता है। ठीक है। अब क्या होता है ना कि जनरली आप सोचो कि इसीलिए कई बार क्या होता है ना कि जो डिजाइनर लोग होते हैं ना वो लोग सोचते हैं कि प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है इसलिए नंबर ऑफ पासेज कम कर देते हैं, लेकिन ये सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पासेज अगर कम सिर्फ प्रेशर ड्रॉप को देख के अगर किया जाए तो क्या है कि जनरली क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और अगर टाइम की बात करूँ, टाइम है, आप समझ लो टी है, और उसी तरह एक और ग्राफ मैं बनाता हूँ प्रेशर ड्रॉप और टाइम का, प्रेशर ड्रॉप और टाइम का। तो यहाँ पे देखिए हीट ट्रांसफर को प्रेशर ड्रॉप जो है ना, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पासेज 2 है उस केस की बात कर रहा हूँ, तो प्रेशर ड्रॉप आपने स्टार्टिंग में तो बहुत कम रहेगा, लेकिन फाउलिंग के कारण प्रेशर ड्रॉप फिर बढ़ जाएगा। और उसी तरह हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट स्टार्टिंग में जो है वो जितना रहेगा उससे बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच के कि हाई प्रेशर ड्रॉप हमको अवॉइड करके नंबर ऑफ पासेज कम करना है, तो वो भी कोई बहुत अच्छा बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर ड्रॉप तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि फाउलिंग हो जाएगा।
और उसके बाद हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी घट जाएगा, तो दोनों नुकसान हो गए। अगर आप नंबर ऑफ पासेज बढ़ा के रखते हैं तो हाई प्रेशर ड्रॉप रहेगा, लेकिन उसमें फाउलिंग बहुत कम होगा, तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो बरकरार रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ऑब्वियसली इसको काफ़ी सोच समझ कर डिज़ाइन किया जाता है, और इसीलिए जहाँ पे फाउलिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना, वहाँ नंबर ऑफ पासेज बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ जो FCC का स्लरी एक्सचेंजर है उसमें नंबर ऑफ पासेज 8 है, क्योंकि उसमें कैटलिस्ट पार्टिकल डिपॉजिट होने का चांस है। तो नंबर ऑफ पासेज इतना बढ़ा के रखा जाता है कि फ्लूइड वेलोसिटी बढ़ा रहा है और फाउलिंग ना हो। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे फ्लूइड एलोकेशन के बारे में, कि फ्लूइड एलोकेशन कैसे करते हैं। टाइम कितना हुआ है ये देख लेते हैं, ठीक है। फ्लूइड एलोकेशन को चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।